नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल सिंह बलौदा आज आपके सामने बीज में ही नेक्स्ट यूनिट लेके आया हूँ, बीजों की जीवन क्षमता परीक्षण। जो बीजों की जीवन क्षमता परीक्षण कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें सबसे पहली विधि है टेट्राजोलियम परीक्षण, जिसे अपन टी टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट विधि। तीसरा है ग्रोडेक्स विधि। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे बीजों की जीवन क्षमता परीक्षण में नंबर 1 है टेट्राजोलियम परीक्षण। इसमें टेट्राजोलियम, इसमें देखो जो टेट्राजोलियम परीक्षण है, इसमें टेट्राजोलियम क्लोराइड या टेट्राजोलियम ब्रोमाइड, टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड का 1% घोल लेते हैं। दोस्तों इसमें टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड के 1%, टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड का 1% घोल लेते हैं। अब टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड का 1% घोल लिया, उस 1% घोल में अपन बीजों को डुबाते हैं। टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड का 1% घोल लेते हैं, उसमें बीजों को डुबाते हैं। अब बीजों को कितने परसेंट घोल में? 1% घोल में डुबोएंगे। अब जो जीवित बीज है उसका रंग कैसा? तो जीवित बीजों का रंग इसमें या इस विधि में जीवित बीजों का रंग लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। इस विधि में, कौन सी विधि में? टेट्राजोलियम विधि में जीवित बीजों का रंग लाल हो जाता है। आपके सामने हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे, इस विधि को अपन जैविक विधि भी कहते हैं। इस विधि को जैविक विधि भी कहते हैं। इस विधि को जैविक विधि भी कहते हैं। जैविक विधि भी कहते हैं। टेट्राजोलियम विधि को जैविक विधि भी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि टेट्राजोलियम विधि से तीव्र गति से बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो इस विधि से तीव्र गति से बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके सामने मैंने देखो टेट्राजोलियम परीक्षण बताया। तो टेट्राजोलियम जो क्लोराइड या ब्रोमाइड, इस विधि में टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड का 1% घोल लेते हैं, उस घोल में अपन बीजों को डुबोते हैं। अब जो जीवित बीज होंगे उसका रंग लाल हो जाता है। जनरली दोस्तों, जैसे अभी अपन ने प्रेजेंट टाइम में खरीफ ऋतु में जैसे बाजरा बोया, तो जनरली जो भी अपन मार्केट से बीज खरीद के लेके आते हैं, नया जो भी कोई हाइब्रिड बीज वगैरह लेके आते हैं, उसका रंग देखा करो हल्का गुलाबी लाल रंग का होता है। तो उसमें कोई कलर दिया हुआ थोड़ा, वो ट्रीट किया हुआ रहता है। क्या रहता है? ट्रीट किया हुआ रहता है, उसको उपचारित किया हुआ रहता है, जिससे जो जीवित बीज है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टेट्राजोलियम विधि में अपन जो परीक्षण करते हैं उसमें जीवित बीजों का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। इस विधि को अपन जैविक विधि या जो जैविक टेस्ट विधि भी कहते हैं। तो जैविक टेस्ट किसे कहेंगे? टेट्राजोलियम विधि को। टेट्राजोलियम विधि को जैविक विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि इस विधि से तीव्र गति से बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात की जा सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने है पोटेशियम परमैंगनेट विधि। तो पोटेशियम परमैंगनेट विधि यह बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने की, याद रखना पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, यह बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने की सबसे गुणवत्ता युक्त विधि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे गुणवत्ता युक्त विधि। तो यह बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने की गुणवत्ता युक्त विधि है। गुणवत्ता युक्त विधि है। कौन सी विधि? पोटेशियम परमैंगनेट विधि गुणवत्ता युक्त विधि है। कौन सी विधि है? पोटेशियम परमैंगनेट विधि बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने की गुणवत्ता युक्त विधि है। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रोडेक्स परीक्षण। ग्रोडेक्स परीक्षण में क्या होगा? ग्रोडेक्स एक बीज अंकुरण सूचक है। ग्रोडेक्स एक बीज अंकुरण सूचक है। क्या है? बीज अंकुरण सूचक। बीज अंकुरण सूचक है। इस विधि में बीज अंकुरण का सूचक है ग्रोडेक्स विधि। फिर इस विधि में ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड, ट्राइफिनाइल
ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड, क्लोराइड या ब्रोमाइड। अब ये क्लोराइड या ब्रोमाइड किस रूप में, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड एक चूर्ण के रूप में काम में लेते हैं। ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड जो एक व्यापारिक नाम है, ग्रोडेक्स जो सूचक है इसका एक व्यापारिक नाम है। तो इसमें ग्रोडेक्स एक बीज अंकुरण सूचक है, इसमें ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड चूर्ण के रूप में काम में लेते हैं बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों ये बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने की टेट्राजोलियम परीक्षण, पोटेशियम परमैंगनेट और ग्रोडेक्स सबसे गुणवत्ता युक्त है वो कौन सी है, पोटेशियम परमैंगनेट विधि। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब जो नेक्स्ट बात कर रहे थे अपन जिसमें बीजों की जीवन क्षमता परीक्षण में अपन ने पोटेशियम परमैंगनेट विधि पढ़ा, टेट्राजोलियम परीक्षण पढ़ा, एक ग्रोडेक्स विधि पढ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बीज सूचकांक जिसे अपन सीड इंडेक्स कहते हैं, एक होता है परीक्षण भार जिसे अपन टेस्ट वेट कहते हैं। दोनों में डेफिनेशन आएगी या फिर जनरली अपन कोई भी फसल का सीड इंडेक्स पूछ ले या टेस्ट वेट पूछ ले परीक्षण भार। तो सबसे पहले जनरली अपन नंबर 1 बात करेंगे कि बीज सूचकांक जो सीड इंडेक्स होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं। तो सीड इंडेक्स क्या है और परीक्षण भार क्या है जिसे अपन टेस्ट वेट बोलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं सीड इंडेक्स बीज सूचकांक 100 बीजों के भार को, 100 बीजों के भार को बीज सूचकांक कहते हैं। बीज सूचकांक कहते हैं। 100 बीजों के भार क्या कहते हैं, बीज सूचकांक कहते हैं। अब ये बीज सूचकांक है वो सीड इंडेक्स जो है वो कौन से बीजों का, तो जो मोटे आकार के बीज होते हैं, मोटे आकार के बीजों का बीज सूचकांक देखते हैं। मोटे आकार के बीजों जैसे बात करें तो एग्जांपल के तौर पे जैसे चने, आपके क्वेश्चन आ गया कि चने का सीड इंडेक्स कितना होता है, तो चने का कितना होता है, चने का 16 से 27 ग्राम होता है दोस्तों। तो मोटे आकार के बीज, आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बीज सूचकांक किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि 100 बीजों के भार को क्या कहते हैं, 100 बीजों के भार को क्या कहते हैं, बीज सूचकांक जिसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे सीड इंडेक्स, ठीक है। और मोटे आकार के बीजों में बीज सूचकांक देखते हैं, जैसे चने में 16 से 27 ग्राम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों परीक्षण भार जिसे अपन टेस्ट वेट बोलते हैं। तो जिस प्रकार से अपन ने बीज सूचकांक में 100 बीजों के भार को बीज सूचकांक कहा, इसी प्रकार अपन यहाँ पे बात करेंगे कि 1000 बीजों के भार को बीज परीक्षण या परीक्षण भार कहते हैं, परीक्षण भार कहते हैं। 1000 बीजों के भार को, यहाँ पे 100 बीजों के भार को अपने बीज सूचकांक कहा था, यहाँ पे 1000 बीजों के भार को परीक्षण भार कहते हैं। जैसे धान का एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे धान, आपके क्वेश्चन आ गया धान का टेस्ट वेट कितना होता है, टेस्ट वेट। अब धान में जैसे बासमती चावल का कितना होता है, जैसे बासमती चावल का कितना होता है, तो धान का टेस्ट वेट कितना होता है, 25 ग्राम। कितना होता है, 25 ग्राम। और धान में एक वेराइटी जैसे बासमती चावल जनरली जो लंबे होते हैं, तो बासमती चावल का कितना होता है, बासमती चावल का 21 ग्राम। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धान का जो परीक्षण भार होगा वो 25 ग्राम होगा और बासमती का कितना होगा, 21 ग्राम होगा। इसी प्रकार जैसे बात करें गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है, गेहूं का टेस्ट वेट 40 ग्राम होता है। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है, 40 ग्राम होता है। अब इसी प्रकार गेहूं का पूछ लिया कि गेहूं का टेस्ट वेट 40 ग्राम होता है, इसी प्रकार गेहूं का नकलची खरपतवार गेहूंसा उसका कितना होता है, तो गेहूंसा का 2 ग्राम होता है दोस्तों। कितना होता है, 2 ग्राम। गेहूंसा का बॉटनिकल नेम पिछले जो वीडियो पढ़ाए गए थे आपको, उसमें गेहूंसा का बॉटनिकल नेम क्या बताया था, फेलेरिस माइनर। क्या बताया था दोस्तों, फेलेरिस माइनर गेहूंसा का वानस्पतिक नाम होता है। अब जो गेहूंसा है इसका टेस्ट वेट कितना होता है, 2 ग्राम होता है।
तो यह आपके सामने बीज सूचकांक और परीक्षण भार भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है 100 बीजों के भार को बीज सूचकांक कहते हैं और 1000 बीजों के भार को परीक्षण भार कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे बीज बोने की विधियां, बीज बुआई की विधियां, बुआई की विधियां। तो सीड सॉइलिंग मेथड में सबसे पहले बात करेंगे बीज बुआई की विधियों में। नंबर 1 जैसे बात करेंगे छिटकवा विधि। छिटकवा विधि जो सबसे ज्यादा प्रचलित है छिटकवा विधि जनरली सबसे ज्यादा अपन छिटक कर ही प्रयोग करते थे। जो पहले बुआई करते थे बीजों की उसमें सबसे पहले छिटकवा विधि। तो छिटकवा विधि राजस्थान के लिए सर्वाधिक प्रचलित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि, सर्वाधिक प्रचलित विधि है। राजस्थान के लिए सबसे प्रचलित विधि कौन सी है बीज बुआई की? तो छिटकवा विधि राजस्थान के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि है। नेक्स्ट नंबर 2 बात करेंगे जिसमें है डिबलर या प्लांटर। डिबलर या बोले तो इसे प्लांटर बोला जाता है, डिबलर या प्लांटर विधि। अब ये डिबलर या प्लांटर विधि कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होता है? डिबलर या प्लांटर विधि कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? आगे क्वेश्चन, तो धान की फसल के लिए, धान की फसल के लिए उपयुक्त है, धान की फसल के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 3 जिसमें सीड ड्रिल मशीन द्वारा, सीड ड्रिल मशीन द्वारा, सीड ड्रिल मशीन द्वारा, सीड ड्रिल मशीन द्वारा, सीड ड्रिल मशीन द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे सीड ड्रिल मशीन में। यह बीज बुआई की सर्वोत्तम विधि है, बीज बुआई की सर्वोत्तम विधि है, सर्वोत्तम विधि है। सर्वाधिक प्रचलित राजस्थान के लिए छिटकवा विधि, लेकिन सर्वोत्तम जो सबसे उपयुक्त विधि है वो सीड ड्रिल मशीन। सीड ड्रिल मशीन जो अपना कल्टीवेटर होता है उसके माध्यम से अपन बीज बुआई करते हैं, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इस विधि में, इस विधि में अब एक तो अपन छिटक कर प्रयोग करेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और आदमी की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब इस ड्रिल मशीन द्वारा करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और कल्टीवेटर में जल्दी से काम हो जाएगा। तो इस विधि में व्यय मतलब खर्चा कम आता है, इस विधि में खर्चा कम लगता है या खर्च कम आता है, तो ये सबसे उपयुक्त हुई। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि इस विधि में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस विधि में बीज व उर्वरक, बीज व उर्वरक एक साथ बुआई कर सकते हैं, मतलब मिक्स करके बुआई कर सकते हैं एक साथ। जो भी कोई कल्टीवेटर होता है उसमें अपन जनरली जैसे गेहूं के साथ में या जौ के साथ में भी अपन उर्वरक मिक्स करके जैसे डीएपी मिक्स करके बुआई कर देते हैं। तो इस विधि में बीज बुआई की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बीज व उर्वरक दोनों एक साथ बुआई कर सकते हैं? तो सीड ड्रिल मशीन के द्वारा। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन का तरीका भी मैं बता रहा हूं कि बीज बुआई की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बीज व उर्वरक दोनों एक साथ बुआई कर सकते हैं? तो सीड ड्रिल मशीन द्वारा। राजस्थान के लिए जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो छिटकवा विधि और धान की फसल के लिए प्लांटर या डिबलर द्वारा। अब दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब दोस्तों इसमें बात करेंगे कि राजस्थान में किसानों को सर्वाधिक जो बीज दिलाने वाली संस्था है, राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में किसानों को सर्वाधिक बीज दिलाने वाली संस्था है वो कौन सी है? RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? मैंने पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था 1978 में। RSSC की स्थापना कब हुई थी? 1978 जयपुर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक किसानों को जो बीज दिलाने वाली संस्था है वो RSSC है, जिसकी स्थापना 1978 जयपुर में हुई, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट बात करेंगे बीटी कपास में कौन सा जीन डाला गया था? बेसिलस thuringiensis। अब बीटी कपास में जो पहली किस्म निकाली गई थी वो कौन सी कंपनी के द्वारा निकाली गई थी? तो एक तो मॉन्सेंटो है, एक महाइको कंपनी द्वारा निकाली गई थी। मॉन्सेंटो है, महाइको कंपनी द्वारा बीटी कपास की पहली किस्म निकाली गई। नेक्स्ट बात करेंगे बीजों के अंकुरण के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए अधिकतम फसलों में जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये जनरली बीजों की जीवन क्षमता और बीज सूचकांक परीक्षण भार की अपन ने बात कर ली।
अब अपन इसी वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे बीजों की सुसुप्तावस्था को कैसे हटाया जाता है और सुसुप्तावस्था क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बीजों की जो डोरमेंसी है, डोरमेंसी को कैसे रिमूव किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करेंगे बीजों की सुसुप्तावस्था। सबसे पहले बात करते हैं कि सुसुप्तावस्था जो सीड डोरमेंसी है उसे वो क्या होती है, सीड डोरमेंसी क्या है। तो बीजों में जैसे सबसे पहले बात करें कि बीज की ऐसी अवस्था जिसमें एक अंकुरण होने के, एक संपूर्ण पूर्ण वृक्ष के सभी गुण विद्यमान होते हुए भी वह अंकुरित नहीं हो पाता, बीज बुआई के बाद में वह अंकुरित नहीं हो पाता, ऐसी अवस्था को अपन क्या कहते हैं, सुसुप्तावस्था कहते हैं। तो दोस्तों ये परिभाषा अपने इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट इसको रिमूव करने का तरीका। अब बीजों की जो सुसुप्तावस्था है इसको कैसे तोड़ा जाएगा, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन खुरचना, स्कैरिफिकेशन। तो खुरचना क्या होता है, बीजों का जो बाहरी आवरण होता है, सीड कोट होता है बाहरी आवरण, उसको हटाना, उस बाहरी आवरण को तोड़ना जिससे कि बीज अंकुरण आसानी से हो सके। तो सबसे पहले तो बाहरी आवरण को तोड़ना। फिर नेक्स्ट बात करेंगे KNO3 के 1 से 3% घोल के, KNO3 के 1 से 3% घोल से भी बाहरी आवरण को तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट KMNO4 या थायोयूरिया से आलू की सुसुप्तावस्था हटाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलू की सुसुप्तावस्था हटाने वाला हार्मोन है तो KMNO4 या थायोयूरिया। जो थायोयूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, थायोयूरिया आलू की सुसुप्तावस्था हटाने वाला हार्मोन है तो वो थायोयूरिया। नेक्स्ट बात करेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। कपास की जो कपास में जो सीड कोट है, मतलब कपास का जो बाहरी आवरण है उसको हटाने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं, H2SO4। अब H2SO4 बात करें तो अपन खरपतवारों में बात करें थे सल्फ्यूरिक अम्ल की, और मैंने कहा था कि अपन सीड डोरमेंसी को कैसे रिमूव करेंगे उसमें भी पढ़ेंगे। तो कपास की जो सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है वो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब ये तो बात हो गई खुरचना, स्कैरिफिकेशन। नेक्स्ट बात करेंगे चिलिंग तापमान से उपचारित करना, स्टार्टिफिकेशन। ये चिलिंग टेम्परेचर बीजों को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 12 से 24 घंटे तक रखते हैं। चिलिंग टेम्परेचर में क्या होगा, कम तापमान पे स्टार्टिफिकेशन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बीजों को 12 से 24 घंटे तक रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो इसमें समय पूछेंगे या टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा देना। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 12 से 24 घंटे तक रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें चिलिंग तापमान में। नेक्स्ट बात करेंगे गर्म स्थिरण द्वारा। तो गर्म स्थिरण द्वारा में क्या होगा, कुछ समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बीजों को रख देते हैं, कुछ समय के लिए। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये तो हो गया गर्म स्थिरण। लेकिन चिलिंग टेम्परेचर में क्या था, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 24 घंटे तक। इसमें टेम्परेचर और समय दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए। अब दोस्तों एक बात और होती है कि बीजों की जो सुसुप्तावस्था है, जो डोरमेंसी को रिमूव करने वाला हार्मोन है वो कौन सा है। तो आप नोट लगा के लिख लेना, नोट कर लेना, जो बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है वो कौन सा होगा। तो सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन जैसे जिब्रेलिन, बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन है। इसका कितना प्रयोग करते हैं, 100 ppm। कितना प्रयोग करते हैं, 100 ppm प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट लगा के भी लिख लेना कि बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है तो वो कौन सा होगा, जिब्रेलिन, जिसका कितना प्रयोग करते हैं, 100 ppm प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन बीजों में पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस। पृथक्करण दूरी क्या है, दो किस्मों के बीच आपसी दूरी। अब पृथक्करण दूरी अपन दोस्तों क्यों रखते हैं, तो अपन कोई भी नई वेराइटी विकसित करते हैं तो नई वेराइटी डेवलप करने के लिए आपसी दूरी रखना जरूरी है, ताकि एक दूसरी वेराइटी के गुण एक दूसरी वेराइटी में नहीं आए। इसलिए अपन आइसोलेशन डिस्टेंस मतलब पृथक्करण दूरी अपनाते हैं, जो या तो अपन जो रिसर्च सेंटर है वहां अपनाते हैं, अपन खेतों में नहीं, रिसर्च सेंटरों पे अपनाते हैं। तो दो किस्मों के बीच जो दूरी होती है उसे पृथक्करण दूरी कहते हैं। तो इसी वीडियो में नेक्स्ट पढ़ते हैं पृथक्करण दूरी। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे अपन पृथक्करण दूरी में। तो जैसे गेहूं, जौ, धान, मूंगफली और सोयाबीन, इसमें 3 मीटर की बात करेंगे। अब 3 मीटर क्यों है, क्योंकि ये जो गेहूं, जौ, धान, मूंगफली, सोयाबीन
जई, ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित फसलें हैं जिसमें 3-3 मीटर की आपसी दूरी, 3 मीटर आधार बीज और 3 मीटर प्रमाणित बीज की दूरी रखते हैं। इसी प्रकार उड़द, मूंग, मसूर, मटर में 20 मीटर और प्रमाणित में 10, चने में आधार बीज 10 मीटर और प्रमाणित बीज 5 मीटर, मतलब आधार बीज से आधा होता है प्रमाणित बीज। नेक्स्ट बात करेंगे लोबिया, कपास में 50 मीटर और प्रमाणित बीज 30 मीटर, गंवार, अलसी, टमाटर, मेथी में 50-25, मक्का जो संकर है उसमें 600 मीटर और प्रमाणित बीज में 300। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मक्का और बाजरा। मक्का संकर और संकुल, संकर मक्का की तो है 600 मीटर और संकुल में है 400 मीटर, और इधर आधा हो जाएगा 300 और 200। नेक्स्ट बात करेंगे बाजरा में संकर का कितना है 1000 और संकुल का कितना है 400, और इधर 200 200 200। नेक्स्ट बात करेंगे सरसों, सूरजमुखी और कुसुम में 400 मीटर और 200 मीटर। ठीक है, मतलब ये थोड़ा ध्यान रखना है कि लगभग आधार बीज से प्रमाणित बीज की दूरी होती है वो लगभग आधी होती है। तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको पृथक्करण दूरी भी बता दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। किसी भी विद्यार्थी को अगर कुछ लाइन नहीं समझ में आई हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देके पूछें। ये अपना सीड का टॉपिक यही कंप्लीट होता है दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।